24 फरवरी 1948 को जयललिता जयराम का जन्म मैसूर में हुआ था। जयललिता की मां उन्हें प्यार से अम्मू बुलाती थी। जयललिता के दादा मैसूर पैलेस में पैलेस सर्जन थे। महज 2 साल की उम्र में जयललिता के पिता का निधन हो गया। उनकी मां जयललिता को साथ लेकर बेंगलुरु अपने माता पिता के पास चली गई। जयललिता जब 4 साल की थी तो उनकी मां वेदावल्ली बेंगलुरु में सचिवालय में काम करती थी। जयललिता की मौसी फिल्मों में काम करती थी, जिसकी वजह से जयललिता की मां को तमिल फिल्मों में काम मिलना शुरू हो गया। फिल्मों में काम करने के साथ जयललिता की मां ने अपने नाम वेदावल्ली से बदलकर संध्या रख लिया। जयललिता मां के साथ बेंगलुरु से तत्कालीन मद्रास यानी आज की चेन्नई में आ गईं। वो 6 साल तक मां के साथ मद्रास में ही रहीं। जयललिता को बचपन से शास्त्रीय संगीत और डांस की शिक्षा दी गई। हालांकि उन्हें ना तो संगीत सीखने में रुचि थी और ना ही डांस में। इसके बावजूद जयललिता ने क्लासिकल कर्नाटक संगीत सीखा और वो क्लासिकल डांस में भी माहिर थी। जयललिता उर्फ अम्मू पढ़ाई में भी अव्वल थी। 10वीं में उन्होंने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। 10वीं पास करने के बाद उन्हें आगे की पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप भी मिला। जयललिता पढ़ लिखकर वकील बनना चाहती थी, लेकिन किस्मत ने उनके लिए कुछ अलग मुकाम तय कर रखा था। जयललिता का फिल्मी करियर अपने उफान पर था, लेकिन तभी उनकी मां संध्या का देहांत हो गया। जयललिता अंदर से टूट गईं, वो भी इस हद तक कि उन्होंने न सिर्फ फिल्मों से किनारा करना शुरू कर दिया, बल्कि अपनी जिंदगी को खत्म करने के बारे में भी सोचने लगी। 1980 में फिर से एक बार जयललिता की जिंदगी में एमजी रामचंद्रन की एंट्री हुई और उसके बाद जयललिता की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। एमजीआर पहले डीएमके पार्टी के सदस्य थे। 1972 में एमजीआर ने ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़घम यानी एआईडीएमके पार्टी बनाई, जिससे जयललिता जुड़ गई। राजनीति के शुरुआती दिनों में उन्हें दिक्कतें आईं, लेकिन जल्द ही पार्टी में जयललिता को बेहद महत्वपूर्ण पद मिल गया। एमजीआर ने उन्हें एआईएडीएमके का प्रचार सचिव बनाया था। जयललिता राज्यसभा की सदस्य भी रह चुकी थी। दरअसल पार्टी के अंदर जयललिता के विरोध की वजह से एमजीआर ने प्रचार सचिव पद से हटाकर उन्हें 1984 में राज्यसभा में भेज दिया। 5 अक्टूबर 1984 को तमिलनाडु के तत्कालीन सीएम एमजीआर बीमार पड़ गए। उन्हें इलाज के लिए न्यूयॉर्क ले जाया गया। पार्टी और सरकार चलाने के लिए कमेटी बनाई गई। जयललिता को इन कमेटियों में कोई जगह नहीं मिली। इसी बीच 1984 में तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव हुए। एआईडीएमके को जीत मिली, लेकिन जयललिता को न तो इसका श्रेय मिला और न ही मंत्री पद। एमजीआर की बीमारी के दौरान जयललिता ने डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनने की कोशिश की और इस बारे में उन्होंने राजीव गांधी को एक चिट्ठी भी लिखी। एमजीआर ने जयललिता को संसदीय बोर्ड की उपनेता पद से हटा दिया था, जिससे जयललिता बेहद बौखला गई थी। पार्टी में धीरे धीरे जयललिता को किनारे कर दिया गया। 1987 में एमजीआर का निधन हो गया। 3 दिन तक जयललिता एमजीआर के पार्थिव शरीर के पास खड़ी रहीं। इस बीच उनके साथ धक्का मुक्की होती रही। उन्हें परेशान किया जाता रहा और जब पार्थिव शरीर को गाड़ी से ले जाया जा रहा था तो उन्हें उससे धक्का मारकर नीचे उतार दिया गया। एमजीआर के निधन के बाद एआईएडीएमके में 2 फाड़ हो गए। 1989 में हुए विधानसभा चुनाव में पार्टी की बुरी हार हुई, लेकिन वो पहली बार विधायक बनने में कामयाब हुई, जिसके बाद पार्टी की कमान पूरी तरह से जयललिता के हाथों में आ गई और जयललिता विधानसभा में नेता चुनी गई। 25 मार्च 1989 को तमिलनाडु विधानसभा में बजट पेश करने के दौरान डीएमके और एआईडीएमके के बीच तल्खी काफी बढ़ गई। डीएमके के एक सदस्य ने उन्हें रोकने के लिए उनकी साड़ी इस तरह से खींची कि उनका पल्लू गिर गया और जयललिता भी जमीन पर गिर गई। अपमानित जयललिता ने प्रतिज्ञा ली कि वे इस सदन में तभी कदम रखेंगी जब वो महिलाओं के लिए सुरक्षित हो जाएगा। 1989 में जयललिता के साथ हुए दुर्व्यवहार को उन्होंने 1991 विधानसभा चुनाव में खूब भुनाया। जनता ने भी जयललिता का साथ दिया और कांग्रेस के साथ गठबंधन वाली पार्टी को 234 में से 225 सीटों पर जीत मिली।
और जयललिता पहली बार तमिलनाडु की सीएम बनी। जयललिता सबसे कम उम्र में तमिलनाडु की मुख्यमंत्री बनी। मुख्यमंत्री बनते ही जयललिता ने ग्लैमर की दुनिया के दरवाजे बिल्कुल बंद कर दिए। वो ना तो मेकअप लगाती थी और न ही फिल्मी दिनों के दोस्तों के बुलावे पर किसी कार्यक्रम में जाती थी। 68 साल की जयललिता 6 बार तमिलनाडु की मुख्यमंत्री रही। मुख्यमंत्री के तौर पर जब पहली बार उन्हें उनके वेतन का चेक दिया गया तो उन्होंने लेने से मना कर दिया। जोर देने पर उन्होंने वेतन के तौर पर सिर्फ 1 रुपया लिया। 2001 में राज्य के 2 लाख कर्मचारी हड़ताल पर चले गए। प्रशासनिक काम में आ रही बाधा को दूर करने के लिए जयललिता ने बड़ा फैसला लिया और 2 लाख कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया। तमिलनाडु की राजनीति में जयललिता के करिश्माई व्यक्तित्व का कोई मुकाबला नहीं था। जब 2014 लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी की बाकी राज्यों में आंधी चल रही थी, उस दौरान जयललिता की पार्टी को तमिलनाडु में 39 में से 37 सीटों पर जीत मिली थी। अपनी पार्टी पर जयललिता की कितनी पकड़ मजबूत थी, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जयललिता की बीमारी के बाद जब 19 अक्टूबर को पहली बार कैबिनेट मीटिंग हुई तो मीटिंग में उनकी फोटो रखी गई थी। जयललिता अपने कई कामों के कारण चर्चा में रही, लेकिन कई वजहों से वो विवादों में भी रही। भ्रष्टाचार से जुड़े मामले में 1996 में जब उनके घर पुलिस ने छापा मारा तो पुलिस को वहां से 10,000 से ज्यादा साड़ियां और 750 जोड़ी जूते मिले थे। जयललिता के घर जो छापे पड़े उसमें 800 किलो चांदी, 28 किलो सोना, 91 घड़ियां, 44 एसी और 19 कारें बरामद हुई थीं। इसी के बाद आय से अधिक संपत्ति का आरोप भी लगाया गया था। 1996 में ही जयललिता पर कलर टीवी की खरीदारी में भ्रष्टाचार करने का आरोप लगा था। टीवी एक योजना के तहत गरीबों को देने के लिए आए थे, लेकिन जयललिता पर आरोप लगे कि उन्होंने महंगे दाम पर टीवी खरीदे, इससे कमाई का एक हिस्सा उन्हें भी मिला। जयललिता साल 1995 में अपने दत्तक पुत्र सुधाकरण की शादी में हुए खर्च को लेकर विवादों से घिर गई थी। इस शाही शादी ने गिनीज बुक में 2 रिकॉर्ड दर्ज कराए। पहला, शादी में सबसे ज्यादा मेहमान शामिल हुए थे और दूसरा, शादी के लिए सबसे बड़ा पंडाल सजाया गया था। 1997 में सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने जयललिता पर आरोप लगाए थे कि उनके कार्यकाल में बिजली बोर्ड के लिए 7 अरब रुपए के कोयला आयात में गड़बड़ी हुई थी। इसमें जयललिता के खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल की गई थी। 1998 में उनके ही पूर्व अकाउंटेंट राजशेखरन ने आरोप लगाया था कि जयललिता और शशिकला ने उन्हें अपने निवास पोगस गार्डन बुलाकर पिटवाया और जान से मारने की धमकी दी। 1998 में जयललिता और उनकी सहेली शशिकला और दूसरे कई लोगों पर तानसी जमीन घोटाले का आरोप लगा था। इस मामले में जयललिता को दोषी करार दिया गया था और 2001 में उन्हें मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ा था। करुणानिधि ने सीएम रहते हुए जयललिता पर छापे डलवाए, जिसका बदला जयललिता ने 2002 में सीएम बनकर लिया। 73 साल के करुणानिधि को आधी रात को पुलिस घसीट कर थाने ले गई थी। 27 सितंबर 2014 को सीएम रहते हुए जयललिता को 1991 से 96 तक आय से अधिक संपत्ति मामले में अपने पद का दुरुपयोग करने का दोषी पाया गया और उन्हें मुख्यमंत्री का पद छोड़ना पड़ा था। उन्हें जेल भी हुई थी। जयललिता को जनता भगवान की तरह पूजती है। 2014 में जब जयललिता को जेल भेजा गया तो उनके कई समर्थकों ने आत्महत्या कर ली थी। जयललिता को 66 करोड़ 65 लाख रुपए की अवैध राशि हासिल करने का दोषी पाया गया था। बाद में कर्नाटक हाईकोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया और उन्हें सत्ता वापस मिल गई। जयललिता की लोक लुभावन योजनाओं को ब्रांड अम्मा के नाम से जाना जाता है। सीएम जयललिता की चर्चित योजना अम्मा कैंटीन थी। इसमें 1 रुपए में इडली सांभर और 5 रुपए में चावल उपलब्ध है। तमिलनाडु में अम्मा के नाम से मिनरल वाटर भी बेचा जाता है। महज 10 रुपए में मिनरल वाटर की बोतल लोग खरीद सकते हैं। चेन्नई समेत सभी प्रमुख शहरों में रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड के आसपास ये अम्मा मिनरल वाटर बिकता है।
तमिलनाडु राज्य के प्रमुख अस्पतालों के पास जयललिता ने अम्मा फार्मेसी खुलवाई थी। इस फार्मेसी में सस्ती दवाएं उपलब्ध हैं। अम्मा सीमेंट भी तमिलनाडु में बिकता है। गरीबों को घर बनाने के लिए सस्ते में सीमेंट बेचने की योजना को लोगों ने पसंद किया है। अम्मा लैपटॉप योजना भी काफी चर्चित रही। इसे सरकार से सहायता प्राप्त संस्थानों में पढ़ने वाले छात्रों को मुफ्त में लैपटॉप दिए जाते हैं। गरीब लड़कियों की शादी के लिए सोने के मंगलसूत्र की योजना भी जयललिता ने शुरू की थी। इस योजना के तहत गरीब महिलाओं जिन्होंने कोई डिग्री या डिप्लोमा पूरा किया हो, उन्हें 4 ग्राम सोना और 50,000 रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। अम्मा मिक्सर ग्राइंडर योजना के तहत गरीब महिलाओं को मिक्सी और ग्राइंडर जैसी सुविधाएं मुफ्त बांटी गई थी। इस योजना में ही गरीब लोगों को टेबल फैन दिए गए। 22 सितंबर को जयललिता को बुखार और डिहाइड्रेशन की शिकायत के चलते चेन्नई के अपोलो हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। तब अस्पताल ने बताया था कि अम्मा की तबीयत में सुधार है, वो सादा भोजन ले रही हैं। 24 सितंबर को अफवाह फैली थी कि अम्मा को इलाज के लिए सिंगापुर ले जाया जाएगा, लेकिन AIADMK ने इसे खारिज करते हुए कहा था कि उनका इलाज अपोलो में ही होगा। इसके बाद अपोलो ने भी बयान जारी किया था कि वो जल्द घर लौटेंगी। 30 सितंबर को जयललिता के विरोधी DMK प्रमुख करुणानिधि ने मांग की थी कि अफवाहों पर रोक लगाने के लिए जयललिता की फोटो जारी की जाए। DMK ने राज्यपाल से दखल की मांग की। फोटो जारी करने की मांग AIADMK ने खारिज कर दी थी। अम्मा के इलाज को लेकर सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने और झूठी जानकारी देने के आरोप में पुलिस ने 43 केस दर्ज किए हैं और 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया था। 74 दिन से अस्पताल में भर्ती जयललिता की रविवार शाम 4:30 बजे हृदय गति रुक गई थी। इससे कुछ घंटे पहले ही अस्पताल ने बयान जारी कर कहा था कि जयललिता अब ठीक हैं और घर जा सकती हैं। कार्डियक अरेस्ट की जानकारी अस्पताल ने 5 घंटे बाद रात 9:30 बजे दी थी। जयललिता के विरोधी DMK प्रमुख करुणानिधि के चैनल सन टीवी ने सोमवार शाम 4:30 बजे खबर दी कि अम्मा का निधन हो गया है, जिसके बाद सड़कों पर समर्थक रोने लगे। पार्टी मुख्यालय में झंडा झुका दिया गया, लेकिन 10 मिनट बाद ही अपोलो से बयान आया कि जयललिता अभी जिंदा हैं। जयललिता को कार्डियक अरेस्ट के बाद राज्य की पूरी कैबिनेट सोमवार सुबह तक हॉस्पिटल में रही। कल दोपहर में वहीं विधायकों की बैठक हुई और अगले मुख्यमंत्री और पार्टी प्रमुख को लेकर चर्चा हुई। रात 12:12 पर हॉस्पिटल ने बयान जारी कर जयललिता के निधन की जानकारी दी। हॉस्पिटल के मुताबिक उन्होंने रात 11:30 बजे आखिरी सांस ली, जिसके बाद पूरा तमिलनाडु शोक में डूब गया। समर्थकों की आंखों में सिर्फ आंसू थे। जयललिता के निधन के बाद देर रात 1:40 पर जयललिता के करीबी ओ पनीरसेल्वम ने गम भरे माहौल के बीच तमिलनाडु के नए CM पद की शपथ ली। निधन के बाद पूर्व CM जयललिता का पार्थिव शरीर आज सुबह चेन्नई के राजाजी हॉल में रखा गया। रोती बिलखती महिला समर्थकों की लंबी कतारें लगी थी। हर कोई अम्मा का आखिरी दर्शन करना चाहता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चेन्नई जाकर जयललिता को श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री से गले मिलने के बाद रोए तमिलनाडु के नए CM ओ पनीरसेल्वम। PM ने उन्हें गले लगाया। इस दौरान उन्होंने जयललिता की दोस्त शशिकला के सिर पर हाथ रखकर सांत्वना दी। जयललिता को श्रद्धांजलि देने के लिए राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी भी पहुंचे। चेन्नई में राजाजी हॉल में जाकर श्रद्धांजलि दी। जयललिता को श्रद्धांजलि देने के लिए कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया भी पहुंचे। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने भी श्रद्धांजलि दी। जयललिता को श्रद्धांजलि देने वालों में आम से खास तक सब शामिल थे। दक्षिण के सुपरस्टार रजनीकांत भी राजाजी हॉल पहुंचे और जयललिता को श्रद्धांजलि दी। चेन्नई के MGR मेमोरियल में शाम 6:15 बजे पूर्व CM जयललिता का अंतिम संस्कार। उन्हें हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से जलाया नहीं गया, बल्कि MGR की तरह दफनाया गया।